हम सब ने वाइकिंग्स और बारबेरियंस की कहानियां सुनी हैं। वे अल्टीमेट वॉरियर्स होते हैं जो फाइटर्स के रूप में अपने गौरव को सबसे ऊपर रखते हैं और अपनी मान्यताओं पर अडिग रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। यही सब इस दृश्य में हो रहा है। खून से लाल आंखों वाला यह ब्रूट एक गर्वित बारबेरियन है जो अपने ही क्लैन के सदस्यों के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहा है, क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। एक खड़ी चट्टान के किनारे पर घिरा हुआ उसका मुख्य उद्देश्य अब अपने परिवार की रक्षा करना है और वह उनके लिए अपनी जान देने को तैयार है। वह अपनी पत्नी इवेलिन को स्पेल तैयार करने के लिए कहता है, ये दावा करते हुए कि वह उन्हें और कुछ समय तक रोक सकता है। उसकी पत्नी तुरंत उसकी बात मान लेती है और उसके बगल में उनका एकलौता बेटा एडन है, जिसे वे दोनों सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। लड़के के लिए यह देखना अद्भुत है कि उसके पिता अपने परिवार और अपने सम्मान के लिए अंत तक लड़ने वाले सबसे सम्माननीय वॉरियर के रूप में लड़ रहे हैं। लेकिन अचानक उसके पिता एक साथ कई स्पीयर से घायल हो जाते हैं, जिससे उनके मुंह से खून निकलता है, जिससे एडन अपने पिता के लिए सदमे में चिल्ला उठता है। लेकिन यह आदमी एक असली हेल वॉरियर है जो इतना घायल होने के बावजूद भी अपने हथियार को बिना किसी परेशानी के घुमाता है और अपने रास्ते में आने वाले सभी को सब्जियों की तरह काटता चला जाता है और उसके माथे पर पसीना तक नहीं आता। इसी दौरान उसकी पत्नी अपना स्पेल शुरू करती है। आकाश से एक नीली रोशनी तेजी से नीचे उतरती है और वह रोशनी एडन को अपने साथ ऊपर उठाने लगती है। उसकी माँ उसे यह दुआ देती है कि यह तारा उसे जहां भी ले जाए वह जगह यहां से बेहतर हो। वह उससे कहती है, अपना अच्छे से ध्यान रखना एडन। एडन अनजान जगह के डर से इनकार करता है, लेकिन उसके पिता जल्दी से उसे पुकारते हैं ताकि उसके वॉरियर स्पिरिट को जगाया जा सके, जिसके लिए वह उसे कहते हैं कि वह इतना मजबूत बने कि कुछ भी ना खोए, इतना मजबूत कि कोई उसे छू भी ना सके, और प्यारी मुस्कान के साथ जोड़ते हैं कि उसे किसी भी हाल में जीवित रहना है। इन शब्दों से एडन की आंखों से आंसू बहते हैं और वह अपने पिता की बात मानता है। अपने पिता को मृत्यु के सामने भी बिना डर के लड़ते देखना उसे गर्व से भर देता है और उसे अपने पिता जैसा बारबेरियन बनने की इच्छा जगाता है। अगला दृश्य हमें शहर की एक गली में ले जाता है, जहां कुछ गुंडे चौड़ी मुस्कान के साथ अपने पहले शिकार को बनाने के लिए तैयार हैं, जो उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम के बाद तय किया है। उनका निशाना एक अमीर और भोंदू लड़का है जिसे उन्होंने पकड़ रखा है। वे उससे उसका बैग उतारने और उसकी शाइनी वॉच सौंपने की मांग करते हैं। यह लड़का किम है, गोनिल हाई स्कूल में तीसरे साल का छात्र, जो निश्चित रूप से सिल्वर स्पून स्टीरियोटाइप में फिट बैठता है। किम थोड़ा साहसी बनने की कोशिश करता है और उन्हें कुछ भी देने से मना कर देता है। वह उन्हें चेतावनी भी देता है कि इससे बाद में बड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन गुंडे बस हंसते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि परेशानी पहले से ही उसके सामने खड़ी है। इसके बाद वे उसे डराने लगते हैं, जबकि किम अपनी पूरी कोशिश करता है कि इन बेवकूफ़ों को थोड़ा सा समझा सके। वह उन्हें याद दिलाने की कोशिश करता है कि उसका दोस्त जल्द ही यहाँ आ रहा है, जो उनके लिए एक असली परेशानी होगी। लेकिन ये लोग उसकी बकवास सुनने के लिए नहीं आए हैं। उनमें से एक गुंडा किम के सिर को पकड़कर उसे जोर से थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसी क्षण उस कमीने को एक जबरदस्त प्रहार मिलता है जो उसके रिब्स में धंस जाता है और उसे हमेशा के लिए बाहर कर देता है। बाकी बचे गुंडे घबरा जाते हैं, क्योंकि यह प्रहार दीवार को तोड़ते हुए उनके साथी को लगा था। वह व्यक्ति जिसने यह छेद किया है अपने दोस्त किम को देखता है और पूछता है कि वह ठीक है या नहीं। यह आदमी विशालकाय और मस्कुलर है और उसकी वही खून से लाल आंखें हैं जो हमने पहले देखी हैं। यह अजीब नहीं होगा अगर वह एडन हो, लेकिन फिलहाल वह कांग चोल्डू के नाम से जाना जाता है, जो कोनील हाई स्कूल में तीसरे साल का छात्र है। जो टफ गाइस अभी तक दबंगगिरी दिखा रहे थे, अब घबरा कर कांप रहे हैं और पूछ रहे हैं कि वह कौन है और उसने दीवार में घूंसा कैसे मारा। जवाब की बजाय कांग उनमें से एक को उसकी कॉलर से पकड़कर ऊपर उठाता है और अपनी मुट्ठी बांधता है और एक ब्रूटल स्मैकडाउन देता है। अपनी बारबेरियन लेवल एनर्जी का प्रदर्शन करता है। इसके बाद दोनों दोस्त एक साथ चलते हुए दिखते हैं। किम हमेशा की तरह उसकी अमेजिंग पावर की तारीफ करता है
और मजाक में कहता है कि इस बार तो कैंग ने दीवार में घूंसा मारकर अपनी सीमाओं को भी पार कर दिया है। मुझे कभी कभी लगता है कि तुम असल में इंसान ही नहीं हो। कैंग अपनी ऐसी तारीफ सुनकर थोड़ा चौंक जाता है और असहज महसूस करने लगता है। वह नर्वस होकर पुष्टि करता है कि वह भी उसकी तरह एक आम इंसान ही है, लेकिन दरअसल वह टेक्निकली एक एलियन है, क्योंकि वह अनदर वर्ल्ड से यात्रा करके इस जगह अर्थ पर आया था और यहाँ उसे आए हुए 10 साल हो गए हैं। किम जोड़ते हुए कहता है कि कभी कभी कैंग ऐसा वाइब देता है जैसे वह इस दुनिया से नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब कैंग ने यह सुना है। उसका यह पुराना दोस्त हमेशा इस पर संदेह करता है, जिससे कंग सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वह बारबेरियन होने के संकेत दिखा रहा है। फिर कंग उसे अपनी बकवास बंद कर घर चलने के लिए कहता है। बाद में हम कुछ खाली चावल के कटोरे देखते हैं और यह छठा कटोरा है जिसे कांग अभी खा रहा है। एक समय में 6 से अधिक कटोरे खाना सामान्य नहीं है, लेकिन फिर भी उसके दादा इस बात से चिंतित हैं कि कांग इतना कम क्यों खा रहा है। कैंग बस कहता है कि उसे हाल ही में भूख नहीं लग रही है। फिर वह अपने दादा से पूछता है कि वे खुद क्यों नहीं खा रहे हैं और बूढ़े व्यक्ति जवाब देते हैं कि वे बूढ़े हो गए हैं, इसलिए पाचन अब आसान नहीं है। बस कांग को इतनी मात्रा में खाना खाते देखना ही उन्हें तृप्ति का एहसास कराता है। यह दुबला पतला बूढ़ा व्यक्ति, जिसकी बड़ी उज्जवल मुस्कान है, कांग के लिए सबसे प्रिय व्यक्ति है, क्योंकि उन्होंने उसके जैसे एक बार्बरिक लड़के को बिना किसी मांग के अपनाया और उसे पाल पोस कर बड़ा किया। बूढ़े व्यक्ति को फिर याद आता है कि मैनेजर पार्क का फोन आया था, तो वह कांग से पूछते हैं कि क्या उसने बॉक्सर बनने का फैसला कर लिया है। कांग जवाब देता है कि वह एथलीट नहीं बनना चाहता। उसके दादा उससे पूछते हैं कि वह ऐसा क्यों महसूस करता है, उसे याद दिलाते हुए कि उसने हर टूर्नामेंट जीता है जिसमें उसने भाग लिया है, इसलिए अपनी एथलेटिक पोटेंशियल को ऐसे छोड़ना बेकार होगा। उन्होंने कहा, खैर, इससे बचा नहीं जा सकता क्योंकि आखिरकार बारबेरियंस और ह्यूमंस पूरी तरह से अलग स्पीसीज है। यह कांग का मानना है। उसने पहले भी स्पोर्ट्स में भाग लिया था, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि यह चीटिंग जैसा है। वह सबके काफ़ी आगे था, जो उसकी नज़र में फेयर प्ले के स्पिरिट के खिलाफ था। कांग अपने दादा को निराश नहीं करना चाहता, लेकिन उसे इस तरह की जिद स्वीकारने से नफरत है, क्योंकि उसे लगता है कि एक बारबेरियन के लिए केवल एक ही रास्ता है और वह है वॉरियर बनना। ये पूरी तरह से उन स्पोर्ट्स से अलग है जो ह्यूमंस खेलते हैं। उसके लिए काबिल ओपोनेंट्स के खिलाफ ब्लडी बैटल्स ही एक बारबेरियन के तौर पर अचीवमेंट होते हैं। बेशक वह अपने दादा से अपने ओरिजिन के बारे में कुछ नहीं कहता, यह बस कुछ ऐसा है जो वह अपने मन में सोचता है। फिर भी भले ही वह एक वॉरियर बनना चाहता है, ये डैम अर्थ उसके लिए इतनी पीसफुल है कि उसे अपनी बैटल स्किल साबित करने के लिए लड़ाइयाँ नहीं मिल पाती। बूढ़ा व्यक्ति चिंतित हो जाता है जब वह टीवी पर कुछ दुखद खबरें देखता है। ऐसा प्रतीत होता है कि चोंगजू में कोई अनआइडेंटिफाइड डिजास्टर हुआ है और अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका कारण क्या है। कांग पूछता है कि क्या हुआ और बूढ़ा व्यक्ति खुलासा करता है कि चोंगजू में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 120 से अधिक लोग मारे गए हैं। कुछ मॉन्स्टर के दिखने की बात हो रही है। वे इस अनआइडेंटिफाइड लाइफ फॉर्म के कुछ फुटेज भी दिखाते हैं जो उस इलाके में देखा गया है, इसलिए सरकार ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। यह खबर सुनकर कांग के चेहरे पर हलचल सी होती है और वह बाहर जाने की तैयारी करने लगता है, जिससे बूढ़ा व्यक्ति अपनी चिंता व्यक्त करता है। लेकिन कांग साफ कर देता है कि उसे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है और वह जल्दी ही लौटेगा। इसके साथ ही वह उस स्थान की ओर रवाना हो जाता है जहां घटना घटी है और उसका दोस्त किम उसे क्राइम सीन तक ले जा रहा है। गाड़ी की स्पीड को देखते हुए ऐसा लगता है कि किम को अभी अभी अपना लाइसेंस मिला है, जिस वजह से उसे अपनी नई गाड़ी चलाते हुए आत्मविश्वास महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन कांग उसकी सवारी के लिए उसे धन्यवाद देता है। ड्राइविंग के दौरान कांग उस मॉन्स्टर के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाता जो उसने टीवी पर देखा था। उसे एहसास होता है कि यह वही क्रीचर है जिसे उसने अपने बचपन में देखा था और कहीं ना कहीं उसके मन में यह ख्याल आता है कि यह एनिमल उस दुनिया से जुड़ा हो सकता है जिसमें वह पहले रहता था। अचानक वे एक सुरंग के प्रवेश द्वार पर ब्रेक लगाते हैं जहां पूरा ट्रैफिक जाम से भरा हुआ है। किम को पता था कि एक डिजास्टर हुआ है, लेकिन हवा में चिंता की मोटी परत देखकर
वातावरण पहले से अधिक टेंस उसे महसूस होता है। वहाँ सैनिक भी मौजूद हैं। तभी कहीं से दो सख्त ऑफिसर्स कांग के जैक्ड अप बॉडी के बारे में बातचीत करने लगते हैं। हंसते हुए पूछते हैं कि वह किस ग्रुप से है, और अगर वह किसी ग्रुप से नहीं जुड़ा है तो वह उसे अपना न्यू सॉन्ग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का कार्ड देते हैं। और वे कहते हैं कि अगर उसे दिलचस्पी है तो वह उनकी टीम का हिस्सा बन सकता है। कांग बिजनेस कार्ड लेता है और पूछता है कि क्या यह किसी तरह का गिल्ड है जहां वॉरियर्स इकट्ठा होते हैं। ऑफिसर कांग के अजीब सवाल पर हंस पड़ता है और उसे याद दिलाता है कि उन्हें ग्रहों को कॉलोनाइज करना होता है, इसलिए वे वॉरियर्स से अधिक वर्कर्स हैं। वह जोर देकर कहता है कि उनके ग्रुप को जॉइन करना ऐसा फैसला होगा जिसका उसे कभी पछतावा नहीं होगा। कांग इसे एक्नॉलेज करता है, लेकिन दोनों ऑफिसर्स को मना कर देता है, उन्हें याद दिलाते हुए कि वह एक वॉरियर है, ऑफिसर नहीं, और उसके जैसे किसी के लिए वर्कर बनना अपमानजनक होगा। इस रिमार्क से ऑफिसर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि कांग उन्हें नीचा दिखा रहा है। कांग भी उतना ही जोश में आ जाता है और उन्हें भी लताड़ता है कि वे एक वॉरियर को कमतर समझ रहे हैं। लेकिन उनके झगड़े के बढ़ने से पहले ही आसमान में गहरे बैंगनी रंग का मैटर दिखाई देने लगता है, और उनमें से एक सैनिक कहता है कि यह शुरू हो रहा है, इसलिए उन्हें तैयार हो जाना चाहिए। वह एक दूसरे से कहते हैं कि इकट्ठा हो जाओ। अचानक एक बड़ा सिस्टम विंडो फ्लैश होता है जो घोषणा करता है कि एपोक्लिप्स ट्रायल शुरू होने वाला है, जिससे कांग भ्रमित हो जाता है। एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जिसमें कहा गया है कि डूम्सडे अर्थ पर आने वाला है, इसलिए सेंचुरी प्लैनेट नोवा पृथ्वी के निवासियों को मदद का हाथ बढ़ा रहा है। फिर सिस्टम उन्हें सलाह देता है कि वे पोर्टल के माध्यम से नोवा की ओर भागें। कांग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है, और उसे इसे समझने का वक्त भी नहीं मिलता, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह बेहद तेजी से घट रहा है। एक ही क्षण में वह पर्पल एनर्जी उन्हें कहीं और टेलीपोर्ट कर देती है। पहली नज़र में यह जगह काफ़ी शांत दिखती है, जबकि किम बुरी तरह से घबराया हुआ है। वह कांग को इसके लिए दोष देने लगता है कि उसने उसे इस मुसीबत में घसीटा है। गुस्से में चीखते और गाली देते हुए वह कांग के खड़े शरीर पर जोर से घूंसा मारता है ताकि अपनी हताशा निकाल सके। लेकिन उसी क्षण किम की आंखों के सामने एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिखा है कि उनका पहला ऑब्जेक्टिव एक गॉब्लिन कॉइन प्राप्त करना है और इनाम नोविस क्लास एडवांसमेंट होगा। उम्मीद के मुताबिक किम को इसका कोई मतलब समझ नहीं आता। तभी कांग पास में कुछ गॉब्लिन्स को देखता है और ये घिनौने क्रीचर्स जल्दी से उसे देखकर लार टपकाने लगते हैं, जैसे रात के खाने के लिए कुछ नजर आ गया हो। किम इन अजीब मॉन्स्टर्स को अपने सामने देखकर पूरी तरह से घबरा जाता है और उसे तो ये भी समझ नहीं आता कि उसे इन्हें हंट करना है। दूसरी ओर कांग पूरी ताकत से गॉब्लिन्स की ओर बढ़ता है। उसका शरीर अपने आप ही चलने लगता है। उसके वॉरियर इंस्टिंक्ट्स जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि इन मॉन्स्टर्स को कुचल डालो। जिस पल का वह इंतजार कर रहा था वह आखिरकार आ गया है, और वह कुछ सिर तोड़ने का मौका पाकर पूरी तरह से दीवाना हो रहा है। वह बेताब है यह देखने के लिए कि वास्तव में वह कितना मजबूत है। वह गॉब्लिन्स की ओर इतनी तेजी से दौड़ता है कि सचमुच उसके रास्ते में सब कुछ तबाह हो जाता है। उसके भीतर के बारबेरियन इंस्टिंक्ट्स उसे बता रहे हैं कि चाहे एपोक्लिप्स हो या कुछ और, वह इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि आखिरकार यह असली मौका है उसके लिए अपनी ताकत बढ़ाने का। कांग अपने घूंसे मारते हुए गॉब्लिन्स को चारों ओर गिरा देता है, जबकि जिन हैरान होकर देखता रह जाता है। सोचता है कि क्या उसने सचमुच अपने दोस्त को पलक झपकते ही 3 मॉन्स्टर्स को खत्म करते हुए देखा है। जैसे ही गॉब्लिन्स मरते हैं वे एक हॉलोग्राम की तरह पिक्सलेट होने लगते हैं, और जैसे ही वे गायब होते हैं एक कॉइन दिखाई देता है। सिस्टम तब यह खुलासा करता है कि नोवा की बेसिक करेंसी गॉब्लिन कॉइन्स है, और यह भी बताता है कि एंड टाइम्स एग्जाम की एक्सक्लूसिव करेंसी नॉन ट्रांसफरेबल है, यानी चाहकर भी वह इसे किसी और को दे नहीं सकता। वह कॉइन कांग की हथेलियों के बीच हवर करने लगता है, और वह कहता है कि यह बिल्कुल उसी गॉब्लिन कॉइन जैसा दिखता है जिसके बारे में सिस्टम ने पहले बात की थी। जैसे ही कॉइन उसके हाथों में गिरता है एक और सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जिसमें लिखा होता है कि उसने नोवा का सिटीजन बनने का अधिकार अर्जित कर लिया है और अब वह पोर्टल पार कर सकता है। किम फिर सोचता है कि सिस्टम किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन कांग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वह चारों ओर देखता है और अपने पीछे पोर्टल को देखता है और कहता है कि वह फ्लोटिंग चीज ही वह चीज होनी चाहिए जिसके बारे में सिस्टम बात कर रहा है। बाद में हम किम का चेहरा पूरी तरह से चोटिल देखते हैं और उसके हाथ में एक वुडन क्लब है। वह फिर से कांग पर चिल्ला रहा है कि उसने उसे इस मुसीबत में फंसा दिया।
जाहिर तौर पर किम को भी उस जगह नोवा में प्रवेश करने के लिए गॉब्लिन्स का शिकार करना होगा। कांग उसे याद दिलाता है कि वह कॉइन्स को दूसरों को ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि उसे खुद इन्हें अर्जित करना होगा। जैसे ही वे इस बारे में बहस कर रहे होते हैं, एक मॉन्स्टर अपनी जगह से किम की ओर छलांग लगाता है, लेकिन गॉब्लिन के कोई नुकसान पहुंचाने से पहले ही कांग कैजुअली उस बदसूरत क्रीचर को कुचल देता है और अपने दोस्त को याद दिलाता है कि इन मॉन्स्टर से लड़ना ही कॉइन्स कमाने का एकमात्र तरीका है। वह जिन को आश्वासन देता है कि वह उसे यहाँ मरने नहीं देगा, खासकर जब वह उसकी वजह से इस स्थिति में फंसा है। थोड़ी देर बाद वे आखिरकार क्वेस्ट को पूरा कर लेते हैं, लेकिन किम का चेहरा नींबू से भी खट्टा दिखता है। कम से कम उसे इस बात की राहत है कि पीड़ा का यह सेशन आखिरकार खत्म हो गया। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि झाड़ियों के बीच से एक दूरबीन झांक रही है और एक आवाज़ सार्जेंट से पूछती है कि क्या वहां रखा डफल बैग उनका है। सार्जेंट इसे पुष्टि करते हुए कहता है कि ये चालाक गॉब्लिन्स इसे चुरा ले गए होंगे। इसके साथ ही वे सभी गॉब्लिन्स को मारने का निर्णय लेते हैं। इस बीच कांग के पास वही डफल बैग है जो ये गॉब्लिन्स लेकर चल रहे थे। जब वह बैग में तलाश करता है तो उसे अंदर बहुत सारी उपयोगी चीज़ें मिलती हैं, जिनमें कॉम्बैट रेशंस भी शामिल है, जिससे उन्हें अब भूखा रहने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तभी एक बंदूक की नली सीधे कांग पर तनी होती है और सैनिक चिल्लाते हैं कि गॉब्लिन को मार दो। लेकिन जैसे ही उन्हें हकीकत समझ में आती है, वे शांत हो जाते हैं और देखते हैं कि वह एक इंसान है। जिन तेज़ी से अपने हाथ ऊपर उठाता है और कहता है कि वह इंसान है और उनसे अपनी जान बख्शने की विनती करता है। बाद में वे सभी साथ में भोजन के लिए बैठते हैं और सैनिक पहले की घटना के लिए माफ़ी मांगते हैं, यह बताते हुए कि वे उस समय इतने उलझ गए थे कि उन्होंने कांग को गॉब्लिन समझ लिया। उन्हें राहत मिलती है कि आसपास और भी लोग हैं। वे पूछते हैं कि क्या केवल वे दोनों ही हैं और वे बिना किसी हथियार के इतनी देर कैसे जीवित रह पाए। किम उन्हें बताता है कि वे यहाँ बिना यह जाने आ गए थे कि यह किस तरह की जगह है। वह फिर सैनिकों से पूछता है कि क्या वे भी इस एंड टाइम्स एग्जाम में भाग ले रहे हैं और क्या स्टेटस विंडो में दी गई हर बात सच है। सैनिक इसकी पुष्टि करते हैं और कहते हैं कि सरकार भी एंड टाइम्स के लिए तैयारियां कर रही है। जिस ग्रह नोवा पर हम इंसानों को जाना है वह लगभग स्टोन एज में है, इसलिए उन्हें एक साथ मिलकर यहाँ गांव बसाने की ज़रूरत होगी। दूरदर्शी कंपनियां और संगठन भी इस नए युग की तैयारी के लिए नोवा के विकास में हाथ बटा रहे हैं। इससे साफ साबित होता है कि आम जनता से छिपाकर एक प्रतियोगिता पहले से ही पर्दे के पीछे चल रही है। फिर कांग पूछता है कि क्या नोवा में भी पहले देखे गए मॉन्स्टर्स की तरह कई मॉन्स्टर्स होंगे। सैनिक बताते हैं कि हाँ, यह जगह एक परीक्षण क्षेत्र की तरह है, जबकि नोवा मुख्य मंच है, इसलिए यहाँ पर प्रशिक्षण लेना बहुत ज़रूरी है और नोवा उससे भी अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। किम फिर वह बैग सैनिकों को सौंपते हुए माफ़ी मांगता है कि उन्होंने इसे ले लिया था। सैनिक उसे आश्वस्त करते हैं कि उनके पास पर्याप्त अन्य आपूर्ति है, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सभी के लिए पर्याप्त भोजन और हथियार होने चाहिए, एक सैनिक ने कहा। इस बीच कांग इस जगह नोवा में काफ़ी दिलचस्पी लेने लगा है, खासकर अब जब उसे पता चला है कि यह जगह और भी कठिन होने वाली है। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि अब उसके पास अपनी ताकत बढ़ाने के और भी मौके होंगे। वह और भी हंटिंग के लिए जाने का निर्णय करता है, भले ही उसने पहले ही परीक्षा पास कर ली हो। उसी रात जब वे घने घास के बीच से आगे बढ़ रहे होते हैं, जहां किम को आगे बढ़ने में मुश्किल हो रही है, जबकि कांग ऐसे चल रहा है जैसे यह बस एक सामान्य सैर हो। किम पूछता है कि वे और क्यों शिकार कर रहे हैं जब उन्होंने पहले ही परीक्षा पास कर ली है। कांग जवाब देता है कि सैनिकों की बात सुनने के बाद वे बस यूं ही नहीं बैठ सकते, उन्हें जल्दी से लेवल अप करना होगा। उसी वक्त वे एक हाई लेवल गॉब्लिन को एक मीनार के ऊपर कुछ जादुई काम करते हुए देखते हैं। किम हैरान होकर देखता है कि यह चीज़ आखिर है क्या, क्योंकि यह अब तक के देखे गए किसी भी गॉब्लिन की तरह नहीं दिखता था। लेकिन दूसरी तरफ कांग चौड़ी मुस्कान के साथ देख रहा है, क्योंकि यह वही है जो वह ढूंढ रहा था। तभी उसने कुछ अजीब आवाज़ें सुनी जिनका उसने पीछा किया और बूम, उसे अपना अगला टारगेट मिल गया। दैवी गति के साथ वह अपनी जगह से छलांग लगाता है, जबकि किम उसे खतरों के बारे में चेतावनी देता है।
लेकिन कांग बस पागलपन भरी हंसी हंसते हुए कहता है कि जितना खतरनाक हो उतना ही अच्छा है। वह मीनार की तरफ अपने हाथ में एक फ्राइंग पैन लिए चार्ज करता है। पास के गॉब्लिन्स उसे नोटिस करते हैं, लेकिन वो उन्हें एक ही झटके में अपनी पान से हरा देता है। मीनार के ऊपर मौजूद मेज गॉब्लिन नीचे हो रहे इस हंगामे से आकर्षित होता है और देखता है कि एक ताकतवर इंसान बड़ी तेजी से किंग कॉन्ग की तरह मीनार पर चढ़ रहा है। कांग की उत्तेजना की कोई सीमा नहीं है। वह हर कदम के साथ एक भयावह किलिंग ऑरा छोड़ रहा है। उसकी उत्सुकता को देखते हुए गॉब्लिन को लगता है कि वह उसका मजाक उड़ा रहा है, जिसे बूढ़ा गॉब्लिन गुस्से में कुर्राता है और अगले ही पल वह आसमान से एक बिजली को बुलाता है जो कांग को जोरदार झटका देती है। इसे किम पूरी तरह से घबरा जाता है, अपने दोस्त को झुलसते हुए देखकर पागल हो जाता है, जबकि बूढ़ा गॉब्लिन खुशी से मुस्कुराता है, ये सोचते हुए कि उसने आखिरकार मुसीबत से छुटकारा पा लिया। लेकिन उसकी मुस्कान जल्दी ही गायब हो जाती है जब वह देखता है कि यह पागल इंसान अभी भी जोश के साथ मुस्कुरा रहा है, भले ही उसे बिजली का झटका लगा हो। वास्तव में कांग पूरी तरह उत्साहित दिखता है, जिस वजह से बूढ़ा गॉब्लिन उस पर एक और बिजली का वार करता है। लेकिन यह बिजली भी कांग के चेहरे से मुस्कान हटाने में नाकाम रहती है। उसे अपनी रीढ़ के नीचे बिजली दौड़ती महसूस होती है, लेकिन वह इसे आसानी से सह लेता है। देखिए, कांग न केवल एक बारबेरियन का बेटा है, बल्कि उसकी माँ भी एक शक्तिशाली शामन थी, जिसने उसे वह ताकत दी जिसे गॉब्लिन ने पूरी तरह से कम आंका था। फिर अपने पैरों को मजबूती से रखते हुए कांग एक विशाल छलांग लगाता है, पैन को हाथ में लिए, जैसे कोई मीटियर सीधा गॉब्लिन मेज पर उतरता है। वह विस्फोटक ताकत के साथ नीचे गिरता है, न सिर्फ गॉब्लिन को बल्कि पूरी मीनार को मलबे में बदल देता है। जैसे ही मलबे की बारिश रुकती है, हम उसे बीच में जला हुआ देखते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी वही पागलपन भरी मुस्कान जमी होती है। फिर वह बताता है कि वह अपनी शामन माँ से विरासत में मिली मैजिकल रेजिस्टेंस की वजह से अब तक मजबूती से खड़ा रहा। जैसे ही धूल पूरी तरह से हटती है, उसके चारों ओर गॉब्लिन कॉइन्स प्रकट होने लगते हैं। लेकिन इस बार केवल कॉइन्स ही नहीं है, बल्कि कुछ और भी है। एक सिस्टम विंडो तुरंत दिखाई देती है, जिसमें बताया जाता है कि उसने एक माना ऑर्ब भी हासिल कर लिया है। ये माना ऑर्ब उसे एक स्थायी छोटी मात्रा में माना देता है और इसे 10 गोबल कॉइन्स से सक्रिय किया जा सकता है, और यह विशेष रूप से ड्यूम्सडे ट्रायल के लिए है। संक्षेप में, इसकी मदद से अब उसके पास एक सच्चे शामन की तरह माना प्राप्त करने की क्षमता है। सक्रिय करते ही ऑर्ब उसके सीने में धंसने लगता है और पीली रोशनी उसे चारों ओर लपेट लेती है, जो उसके शरीर पर मौजूद सभी बर्न मार्क्स को मिटा देती है। उसके अंदर उठ रही ताकत इतनी पागलपन भरी है कि उसे लगता है कि उसकी सारी पिछली मेहनत इसके सामने बेकार थी। उसी वक्त उसका दोस्त भागता हुआ आता है, पूरी तरह चिंतित। लेकिन उसकी चिंता हैरानी में बदल जाती है जब वह उसे वहां पूरी तरह ठीक ठाक खड़ा देखता है, भले ही उसे बिजली का झटका लगा था। किम हमेशा की तरह पूछता है कि क्या वह सच में इंसान ही है ना। हमारा बंदा थोड़ी देर चुप हो जाता है और अपने दोस्त को आवाज देता है। कांग का यह अचानक बदला हुआ लहजा देखकर किम चिंतित हो जाता है और पूछता है कि क्या उसे चोट लगी है या कुछ गड़बड़ है। लेकिन किम के सोच के विपरीत, यह बंदा तो बस और शिकार करना चाहता है। वह अपने दोस्त से कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द अगला हंटिंग ग्राउंड ढूंढना चाहिए, खासकर क्योंकि वह उन शामन कमीने लोगों को गिराना चाहता है जो ये ऑर्ब छोड़ते हैं। बेशक बेचारा किम इस सब से पूरी तरह घबराया हुआ है और उससे विनती करता है कि वह इस पागलपन भरी बातों को थोड़ी देर बंद कर दे। बाद में वे रात बिताने के लिए कैंप लगाते हैं और जैसे ही अगली सुबह आती है, किम उठता है और सबसे पहले वह देखता है कि हमारे बंदे के चेहरे पर एक खुशमिजाज मुस्कान है, जो अपने हाथ में 3 और पकड़े हुए है। इससे यह पता चलता है कि हमारे पागल हीरो ने पूरी रात ग्राइंडिंग में बिताई और ये ऑर्ब इकट्ठा की। वह अपने दोस्त को बताता है कि इस बार उसे स्ट्रेंथ और परसेप्शन के ऑर्ब मिले हैं और वह इन्हें आजमाने के लिए मर रहा है। ऐसा लगता है कि यह सब उसे सच में काफ़ी पसंद आ रहा है और अब वह और भी ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता है। अगली सिस्टम विंडो प्रकट होती है, जिसमें दिखाया जाता है कि डूम्सडे ट्रायल में 12 घंटे बीत चुके हैं और फील्ड बॉसेस ट्रायल क्षेत्र में आने लगे हैं। इससे किम सोचता है कि ये फील्ड बॉसेस किस प्रकार के होंगे।
सिस्टम उसकी उलझन को दूर करते हुए बताता है कि ये बॉसेस बेहद खतरनाक दुश्मन हैं जिनसे नए खिलाड़ियों को नहीं भिड़ना चाहिए और जितना जल्दी हो सके भाग जाना हाईली रिकमेंडेड है। यह सुनकर किम फिर से घबरा जाता है और वह जल्द से जल्द पोर्टल के जरिए भागने का फैसला करता है। लेकिन हमारे बंदे को तो इनसे भिड़ने का पूरा उत्साह है और उसकी उत्तेजना बढ़ती ही जाती है, जबकि बेचारा किम खुद को जैसे किसी नर्क यात्रा पर हो वैसे महसूस कर रहा है। अगला सीन द बिगिनर्स टेस्टिंग ग्राउंड पर शिफ्ट होता है, जहां फील्ड बॉस ऑर्क जूनियर मौजूद होता है, जो एक विशालकाय हरे राक्षस जैसा है, और वही दो सैनिक जो पहले दिखे थे अपनी बंदूकें उसकी ओर तानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राक्षस की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि वे निशाना नहीं साध पा रहे। सैनिक मॉन्स्टर के हाथ पर जिसमें क्लब है गोलीबारी शुरू कर देते हैं। हालांकि जैसे जैसे वे इस मॉन्स्टर पर गोलियों की बारिश करते हैं, ऐसा लगता है कि गोलियां उस पर कोई असर ही नहीं कर रही है और सैनिक खतरे में फंसते चले जा रहे हैं। अंत में मॉन्स्टर क्लब पकड़े हाथ से उन पर हमला करता है, लेकिन इससे पहले कि एक सैनिक उस क्लब के नीचे कुचला जाए, हमारा कांग ऐसे घूंसा मारता है कि क्लब एकदम से चूर चूर हो जाता है। फिर कांग उनके सामने दीवार की तरह खड़ा हो जाता है, जबकि वे सैनिक हैरान रह जाते हैं। वह इस विशाल बदसूरत ऑर्क के सामने खड़ा है, उसे धराशायी करने के लिए तैयार। वह सभी को पीछे हटने के लिए कहता है, क्योंकि वह इस मॉन्स्टर को अकेले पूरी तरह से तबाह करना चाहता है और यह भी नहीं चाहता कि कोई घायल हो। फिर वह एक को सेल बैल की तरह दौड़ता है और मॉन्स्टर पर हमला करता है, लेकिन क्रीचर जल्दी से उसके हमले को रोक लेता है और उसकी ताकत को अवशोषित कर लेता है। इससे कांग थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि वह मांस के बजाय मजबूत स्टील पर प्रहार कर रहा है। तभी मॉन्स्टर जवाब में एक जोरदार घूंसा मारता है, जिससे कांग पीछे की ओर उड़ जाता है और वह इतनी जोर से जमीन पर गिरता है कि वह वहां एक गड्ढा कर देता है। यह देखकर किम के जबड़े खुले के खुले रह जाते हैं कि उसका लौ जैसा मजबूत दोस्त आखिरकार कमजोर दिख रहा है, जो काफी चिंताजनक है। लेकिन दूसरी तरफ सैनिक इस बात पर हैरान है कि वह पंच झेलने के बावजूद जीवित है, क्योंकि उन्हें पता था कि फील्ड बॉसेस कोई आसान शिकार नहीं होते। कम से कम टैंक के बराबर मजबूत होना जरूरी होता है ताकि उनके खिलाफ खड़ा हो सके। कांग को अब सच में दर्द महसूस हो रहा था, जिसे उसे पता चल गया है कि ये गॉब्लिन शामन्स की तरह आसान नहीं होने वाला। मॉन्स्टर एक और वॉर करता है, लेकिन कांग मुश्किल से साइड में हटकर उसे डॉज कर लेता है, जिसके बाद वह क्रीचर उसके ऊपर बढ़ी रफ्तार से घूंसे बरसाने लगता है। लेकिन कांग बस लगातार उनसे बचता रहता है। ये मॉन्स्टर काफी बेवकूफ है और इसके हमले आसानी से पड़े जा सकते हैं। ऐसा सोचकर कांग डिसाइड्स करता है कि वह क्रीचर की अपनी ताकत का उपयोग उसके खिलाफ करेगा। जैसे ही मॉन्स्टर एक और घूंसा मारता है, कांग नीचे झुककर मॉन्स्टर का हाथ पकड़ता है और उसकी मोमेंटम का उपयोग करते हुए उसे घुमाकर जमीन पर पटक देता है। फिर वह अपने हाथ में जोरदार घूंसा कसकर हवा में उछलता है और मॉन्स्टर के मुंह पर जोरदार वार करता है, जिससे एक ही झटके में उसके सारे दांत टूट जाते हैं। मॉन्स्टर का चेहरा अब खून से लथपथ है, लेकिन कांग वहीं नहीं रुकता। वह लगातार इस कमीने के चेहरे पर घूंसे बरसाता रहता है, जैसे कि ये उसका सबसे अच्छा पंचिंग बैग हो। हर बार पहले से ज्यादा थ्रिलिंग होता है और वह बस लगातार मॉन्स्टर पर बिना रुके हमले करता जाता है। सैनिक कांग को अपने नंगे हाथों से मॉन्स्टर की धुनाई करते देख घबराहट और झटके में कांपने लगते हैं। जब बेचारा ऑर्क आखिरकार हार मान लेता है, तो कांग खुशी में एक विक्ट्री पोज देने लगता है, क्योंकि उसने अपने से मजबूत मॉन्स्टर को हरा दिया है। बेचारा ऑर्क रोने लगता है और पिक्सलेट होने लगता है और इसके साथ ही एक काला ऑर्ब उसे बाहर निकलता है, जो कि काफी आश्चर्यजनक है। कांग उसे उठाता है और सोचता है कि इस ऑर्बी में कैसी क्षमताएं हो सकती हैं। जब वह अपनी सिस्टम पर इसके स्टैट्स चेक करता है, तो जो वह देखता है उसे बिल्कुल स्तब्ध कर देता है, जिससे हमें और भी अधिक उत्सुकता होती है कि ये ऑर्ब आखिर कर क्या सकता है। बाद में हम पोर्टल के स्थान पर पहुंचते हैं, जहां हमारे डीओ के साथ बाकी दोनों सैनिक मौजूद हैं। सैनिक कांग को उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन कांग बस इसे कूल अंदाज में लेता है, कहते हुए है कि उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसे करना था। खुश होकर सैनिक उसे एक टिप देते हैं कि नोवा में जाने से पहले उसे शॉप से जितना हो सके आइटम्स खरीद लेने चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें इस शॉप से नहीं हैं वे नोवा में नहीं ले जाई जा सकती। सैनिक जिस दिशा में इशारा कर रहे हैं वहां एक छोटा सा झोपड़ा है, जहां एक बूढ़ा गॉब्लिन आराम से अपनी पाइप पी रहा है। वह गॉब्लिन उन पर एक तीखी और आत्मविश्वास से भरी नजर डालते हुए कहता है कि बस देखो,
और जो पसंद आए वह ले लो। दोनों लड़के एक बात करने वाले गोब्लिन को देखकर चौंक जाते हैं, जबकि दोनों सैनिकों ने लौटना का फैसला किया है क्योंकि उन्हें रिपोर्ट करनी थी। अचानक किम अपनी जीभ को होठों पर फेरते हुए अपने दोस्त को याद दिलाता है कि उनके पास बहुत सारे कॉइन्स हैं और पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। कांग अचानक गंभीर हो जाता है और किम को याद दिलाता है कि उसे पहले से ही जवाब पता है। इसके साथ ही दोनों मैनियक्स शॉप से बहुत सारे हथियार खरीदते हैं और सचमुच वहां की सारी चीजें खरीदकर अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हैं, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान के साथ। तभी सिस्टम उन्हें प्रॉम्प्टली याद दिलाता है कि नोवा में जाने के लिए सभी कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं और पोर्टल अब उनके लिए खुल चुका है। एक पर्पल बीम उनकी ओर निकलती है और इस बार किम दूसरी दुनिया में जाने के अवसर को लेकर काफ़ी उत्साहित महसूस करता है। वह अपने दोस्त से पूछता है कि क्या उसे ज़रा भी घबराहट नहीं हो रही, लेकिन कांग बस एक बड़ी मुस्कान के साथ जवाब देता है कि घबराहट की जगह वह तो इतनी एक्साइटमेंट महसूस कर रहा है कि वह फट सकता है। इसके साथ इन पर्पल लाइट उन्हें चारों ओर से घेर लेती है और जब वे इस नए ग्रह पर लैंड करते हैं तो सबसे पहली चीज जो वे नोटिस करते हैं वह यह कि इस ग्रह पर दो चांद है। एक चट्टान के नीचे चमकती हुई रोशनी दिखती है जिससे किम को लगता है कि वहां लोग इकट्ठे होंगे। वह सोचता है कि उन्हें भी वहां जाना चाहिए। तभी हमारा स्टीलहेड दोस्त फिर से गंभीर हो जाता है और कहता है कि उनके पास एक गंभीर समस्या है और अब तक हर बार जब वह यह गंभीर चेहरा बनाता है तो आप जानते हैं कि वह कुछ हास्यास्पद बात कहने वाला है। अपेक्षित रूप से इस बार भी कुछ अलग नहीं है, वह बस भूखा है। खैर, इस बार स्थिति वाकई में गंभीर लग रही है क्योंकि किम यह सुनकर पसीना बहाने लगता है। उसे पता था कि जब भी कांग को भूख लगती है वह एक जंगली जानवर में बदल जाता है और स्थिति को बदतर बनाने के लिए उन्हें टेंट विलेज तक पहुंचने में कम से कम आधा दिन लगेगा। ठीक उसी समय एक शालीन महिला की मीठी आवाज उनका ध्यान खींचती है। वह उनसे पूछती है कि क्या वे अभी नोवा पर आए हैं। वह कहती है कि अगर उन्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए तो वह तैयार है। चश्मे वाला लड़का वहीं खड़ा रह जाता है, उसकी खूबसूरत काया को देखकर हैरान होता है, जबकि कांग ठंडे चेहरे के साथ एकदम सिग्मा अंदाज में खड़ा रहता है। उसके बाद किम उससे पूछता है कि क्या उनके पास आसपास कहीं ऐसा कोई जगह है जहां उन्हें कुछ खाने को मिल सके, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है। सच कहें तो ये महिला कुछ संदिग्ध सी लग रही है और वह इशारा करती है कि भले ही वे खुद को खाली हाथ बता रहे हों, लेकिन वे वास्तव में खाली हाथ नहीं दिखते। खैर, वह उनसे कहती है कि उसका पीछा करें क्योंकि इन संकट के समय में सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और उसे एक अच्छी जगह का पता है जहां से खाने के लिए उन्हें सामग्री मिल सकती है। दोनों लड़कों के चेहरे खुशी से चमक उठते हैं, लेकिन उनकी खुशी के कारण अलग अलग है। किम एक हॉट लड़की का पीछा करने को लेकर उत्साहित है, जबकि कांग बस स्वादिष्ट भोजन के लिए उत्सुक है। वह उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं और वह उन्हें एक दिशा की ओर इशारा करते हुए बताती है कि वे पहुंच गए हैं। वह जगह एक तालाब निकलती है और किम तुरंत बैठ जाता है और उस सामान को निकालने लगता है जो उन्होंने स्टोर से खरीदा था ताकि फिशिंग रॉड्स बना सके। वह महिला उनसे कहती है कि वे आगे बढ़कर फिशिंग रॉड्स बनाएं, जबकि वह उस चारे को लेने जा रही है जो उसने वहीं छोड़ा था। दोनों अपने फिशिंग रॉड्स बनाने में जुट जाते हैं और उन्हें महिला पर किसी प्रकार का शक नहीं होता, बल्कि वे उसके साथ मिलने के लिए खुद को खुशनसीब मानते हैं। समय बीतता जाता है और कांग धैर्य खोने लगता है। उसकी खाने की तड़प अब बेकाबू हो रही है। उसका दोस्त उसे भरोसा दिलाता है कि काम लगभग हो गया है और वे जल्द ही कुछ स्वादिष्ट खाना खाने वाले हैं। तभी सिस्टम किम को सूचित करता है कि उसने एक सामान्य फिशिंग रॉड सफलतापूर्वक तैयार कर लिया है और एक क्राफ्टिंग स्किल अनलॉक कर ली है। लेकिन लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि कांग आखिरकार पागल हो गया है। वह अपनी जगह से छलांग लगाता है और सीधे तालाब में कूद जाता है। किम यह देखकर दंग रह जाता है कि यह पागल बिना सोचे समझे पानी में कूद पड़ा है। जैसे ही वह कांग के इन बेवकूफ़ाना हरकतों और उसकी असीम भूख को लेकर बड़बड़ाने लगता है कि तभी उसके पीछे कोई आकर खड़ा हो जाता है। एक जानी पहचानी आवाज़ उससे पूछती है कि वह अकेला क्यों है और उसका दूसरा साथी कहाँ है। किम मुड़ता है और देखता है कि उसके सामने एक गिरोह खड़ा है जिसमें वही संदिग्ध महिला भी शामिल है जिसने इन गुंडों को बुलाया है। वह घबराते हुए बड़े बड़े लड़कों को देखता है और महिला से पूछता है कि क्या ये उसके दोस्त हैं।
लड़की बस हंसती है और उसके गुंडे भी उसके साथ मिलकर उसका मजाक उड़ाते हैं कि कैसे यह चश्मे वाला लड़का उसकी चाल में फंस गया। एक गुंडा किम की ओर बढ़ता है और वह लड़की उसे याद दिलाती है कि यह नोवा है और अगर वह यहाँ अपनी चीज़ों को ऐसे ही दिखाता रहेगा तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोग उसे लूट लेंगे, जैसे वह और उसके साथी कर रहे हैं। फिर गुंडे बेचारे किम को पकड़ लेते हैं, जो उससे पूछता है कि उसने उसे धोखा क्यों दिया। इस पर वह लड़की जवाब देती है कि उसने किसी को धोखा नहीं दिया, यह तो प्रकृति का नियम है, मजबूत कमजोरों को निगल जाते हैं, इसलिए बेहतर है कि वह बिना किसी परेशानी के जो भी उसके पास है सब दे दे। किम देने की बजाय उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर उसने उससे झगड़ा किया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा और उसे बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन ये लोग उसकी बातों को एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। फिर उनमें से एक उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारता है कि उसकी सोच समझ शायद गड़बड़ा जाती है। गुंडे उसके हताश चेहरे को देख हंसते हैं और लड़की से पूछते हैं कि क्या वो बड़ा लड़का जिसे उसने पहले बताया था भाग गया है। तभी एक और गुंडा कहता है कि शायद वह पानी में डर के मारे छुपा होगा। खैर, यह सच है कि कांग पानी के नीचे है, लेकिन वह डर के मारे नहीं छिपा है। उसी वक्त पानी में हलचल मच जाती है और कांग विशाल मगरमच्छों से अकेले ही वहां लड़ते दिखता है। यह देखकर गुंडों का पूरा गिरोह हैरान रह जाता है, उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। वहीं कांग सोच रहा है कि उसने उस काले ऑर्ब से जो नई शक्ति पाई है वह कितनी अद्भुत है। दृश्य फ्लैशबैक में जाता है जब उसने पहली बार उस ऑर्बी की शक्तियों को पढ़ा था, जिससे उसे पता चला कि यह उसे ऑगर की विशेष शक्तियों में से एक को विरासत में देने में सक्षम है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह शक्ति किस बारे में है, खासकर जब मगरमच्छ के काटने के बाद भी उसके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं है। सिस्टम प्रॉम्प्टली उसकी नई स्किल का विवरण दिखाता है, जिसे ओगर की त्वचा के नाम से जाना जाता है, जो उसे स्टील से भी कठोर त्वचा प्रदान करती है। उन मगरमच्छों को पूरी तरह से पटकने के बाद वह उन्हें अपने कंधों पर लादता है और अपने लिए डिनर सुरक्षित कर तालाब से बाहर निकलता है। बाहर आते ही वह इन अनचाहे मेहमानों को देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि उसने सिर्फ 2 लोगों के लिए ही खाना लाया था। किम तुरंत अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाने लगता है, उसे यानी अपने दोस्त से मदद की गुहार लगाता है, यह कहते हुए कि ये गुंडे उनकी चीज़ों को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। यह देखकर कांग हैरान और निराश होता है, डर के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि वह बस मगरमच्छ का मांस खाना चाहता था और ऐसा लगता है कि उसे बिना झगड़े के नहीं मिल पाएगा। इसी बीच किम रोता जा रहा है और बताता है कि इन लोगों ने उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा है। लगता है कि ये मूर्ख लोग अब भी समझ नहीं पा रहे हैं कि कब रुकना चाहिए, बल्कि वे तो कांग की शक्ति के बारे में सवाल उठाने लगते हैं। उन्हें विश्वास है कि भले ही कांग ताकतवर हो, वे उसे संभाल सकते हैं क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा भौंक रहा था वही सबसे पहले कांग का घूंसा खाता है। उस एक ही मार से वह आदमी इतनी जोर से उड़ता है कि वह सचमुच हवा में दूर जाकर गिरता है। कांग की इस ताकत के प्रदर्शन ने एक बार घमंडी रही उस औरत को हक्का बक्का कर दिया। कांग उनसे कहता है कि वो तैयार हो जाएं, क्योंकि वह अपनी समस्याओं को सिर्फ हल नहीं करता बल्कि पूरी तरह से खत्म कर देता है, खासकर जब वे उसकी भूख के आड़े आती हैं। जलती हुई आग के सामने, जिसमें मगरमच्छ के मांस को भूनने के लिए रखा गया था, वहां कांग उन ठगों से पूछताछ करता है जिन्होंने नए लोगों से पैसे ऐंठे थे। ये गुंडे एक घटिया संगठन से ताल्लुक रखते हैं जिसे बेहद घमंड से ड्रैगन टर्टल गुट कहते हैं। भले ही यह 5 बनाम 1 का मुकाबला था, लेकिन ये ठग बारबेरियन के सामने टिक नहीं सके। उनके पास अब 2 ही विकल्प थे, या तो जिंदगी भर के लिए चोटें सहें या हल्की मार खाकर सारी जानकारी उगल दें। कांग ने देखा कि आगे बैठा ठग शायद इस गुट का लीडर है, तो उसने उससे पूछा कि क्या वह इनका लीडर है। ठग हल्के से मुस्कुराया और सिर्फ इतना कहा कि वह गुट का नेता नहीं है। वह प्रतिष्ठित खिताब उनके बॉस जॉन यांगू के पास है, जो इस क्षेत्र का सबसे ताकतवर योद्धा माना जाता है। उसकी पीठ पर एक विशाल राक्षसी टैटू है जो उसके दुश्मनों के दिल में खौफ भर देता है। वह औरत जिसने ठगी की शुरुआत की थी इस बात का घमंड करती है कि कांग और किम अब मुश्किल में हैं, क्योंकि उसके अनुसार उनका बॉस शक्ति के शिखर पर है, जिसने सभी शक्तिशाली स्टैट स्टोन्स से शक्ति हासिल कर ली है। कांग बस उसके बकवास करने की बात सुनता रहा और इसी बीच मगरमच्छ का मांस का एक बड़ा टुकड़ा खा लिया। चूंकि इस गुट का बॉस काफी सिरदर्द लगता है, कांग का बारबेरियन खून
मुकाबले के लिए खौलने लगा। ठगों ने यह नज़ारा देखा तो लगभग उल्टियां कर बैठे, क्योंकि कांग मगरमच्छ का मांस और उसकी खाल को अपने दांतों से चीरते हुए खा रहा था। यह दृश्य देखने में जितना अद्भुत था उतना ही घिनौना भी। कांग ने ठगों को मगरमच्छ का एक सिर भी खाने के लिए दिया, लेकिन शायद वे इतने अनोखे खाने के मूड में नहीं थे। बारबेरियन का इरादा सिर्फ इतना था कि ये पांचों उसे आगे का रास्ता दिखाएं। अब जब उसका पेट भर चुका है तो समय आ गया है कि वह इस कुख्यात यांगू का सामना करे। यांगू गुट का मुख्यालय जंगल के बीच एक साफ जगह में स्थित है, जहां कई तंबू लगाए गए हैं। उस छोटे से समुदाय की शांति उस रात यांगू गुट के लड़ाकों के जमीन पर गिरने की आवाज़ों से टूट गई। जब इस गुट के छोटे छोटे बॉस ही एक घूंसे में ढेर हो गए तो यह साफ था कि पूरे मुख्यालय पर खतरा मंडरा रहा है। कांग इन शुरुआती झगड़ों को सिर्फ वार्म अप के तौर पर ले रहा था, यह कहते हुए कि उसके पेट में मगरमच्छ का मांस पचने लगा। आमतौर पर वो पोषक तत्वों को तेजी से पचा लेता है, लेकिन मगरमच्छ का मांस कुछ ज्यादा ही सख्त था। जैसे जैसे तनाव बढ़ने लगा, गुट के अन्य सदस्य छोटे ठगों पर उंगलियां उठाने लगे, जिन्होंने कांग को मुख्यालय तक पहुंचाया था। गुट के ठगों का युवा नेता जोंगडू बुजुर्गों द्वारा इस दुश्मन को मुख्यालय तक लाने के लिए फटकारा गया। अब जोंगडू और उसका गिरोह लगभग गद्दारों के तौर पर देखे जा रहे हैं, जिससे उनके हालात और भी बुरे हो चुके हैं, चाहे लड़ाई का नतीजा कुछ भी हो। कांग ने अपनी आवाज में जोर डालते हुए यांगू को चुनौती दी कि वो अपने छुपने के ठिकाने से बाहर निकले और असली मर्दों की तरह इस लड़ाई को खत्म करे। उसने बॉस को लगातार चिढ़ाना जारी रखा और आखिरकार उसे एक सुस्त प्रतिक्रिया मिली। जब एक तंबू का पर्दा हटाकर बाहर कोई आया, किम ने तंबू से बाहर आते हुए विशालकाय व्यक्ति को देखा तो डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये वही बॉस था जिसके बारे में उन्होंने इतनी बातें सुनी थीं, और वो कांग से भी बड़ा दिख रहा था। ये वही ड्रैगन टर्टल गुट का प्रमुख था, जॉन यांगू, जिसे ड्रैगन टर्टल कहा जाता था। उसने गुस्से में पूछा कि उसके लड़कों से टकराने की जुर्रत किसने की। कांग ने सामने आकर मुकाबले का जायजा लिया और वो यह देखकर काफी खुश हुआ कि उसे गुट के लीडर से आमना सामना करने का मौका मिला है। लेकिन यांगू की नज़र में कांग सिर्फ एक नादान लड़का था जो ढंग से गाली भी नहीं दे सकता। बारबेरियन ने पलटकर जवाब दिया कि बूढ़ा होना कोई गर्व की बात नहीं है। एक न्यूबी को ठगने वाले की असली औकात बस 2 कौड़ी के ठग जैसी ही होती है। इस पर यांगू ने उसे फटकारने की बजाय सीधे उसके जबड़े पर एक ऊपरी घूंसा चढ़ दिया, ये कहते हुए कि आजकल के बच्चों को इस नए दुनिया के नियमों की समझ ही नहीं है। ये ऐसी जगह है जहां ज्यादा मुंह चलाने पर मौत हो सकती है। आश्चर्यजनक रूप से कांग ने भी इस बात से पूरी तरह सहमति जताई। उसका मानना था कि इस नई दुनिया में वही असली समझदार है जिसके पास सबसे मजबूत घूंसा है। उसने यांगू का ऊपरी घूंसा नंगे हाथों से पकड़कर रोक दिया। यांगू ने पीछे हटकर हंसी में कहा कि किसी ने पहले कभी भी उसकी घूंसे को रोकने की हिम्मत नहीं की थी, और इससे उसकी कांग में दिलचस्पी बढ़ गई। चूंकि उसे यह नौजवान पसंद आ गया था, उसने एक शर्त का प्रस्ताव दिया कि अगर वह जीते तो कांग को उसके अंडर काम करना होगा। यहाँ तक कि उसने दूसरे कमांडर की पोजीशन का भी वादा किया। कांग ने तुरंत इस पर हामी भर दी, लेकिन उसने अपनी एक शर्त भी जोड़ी। अगर वो जीते तो उसे वे 5 ठग चाहिए होंगे जिन्होंने पहले उन्हें लूटने की कोशिश की थी। यांगू को समझ नहीं आया कि यह अजीब सा नौजवान इतनी हास्यास्पद शर्त क्यों रख रहा है, लेकिन शर्तें तय हो चुकी थीं और अब समय आ गया था कुछ एक्शन का। जैसे ही कांग ने अपने मांसपेशियों को कसते हुए हमला किया, उसका घूंसा सीधे यांगू के पेट से टकराया। आवाज और झटके से ही उसकी ताकत महसूस की जा सकती थी, लेकिन कांग को हैरानी हुई कि बॉस को कोई चोट नहीं आई। बॉस ने कांग का मजाक उड़ाया कि वह बिना चेतावनी के ही आ गया। शायद आजकल के बच्चों में सब्र जैसी कोई चीज नहीं बची, वो सीधा लड़ाई में कूदना चाहते हैं। दूसरी तरफ किम और बाकी लोग किनारे से देख रहे थे। किम ने पहले कभी अपने दोस्त के घूंसे को ऐसे ब्लॉक होते हुए नहीं देखा था। जांग टू ने बताया कि वह इस जगह पर लगभग अमर क्यों है। उसने अब तक कुल 12 स्टेट स्टोन्स खाए हैं और उनमें से आधे से ज्यादा स्ट्रेंथ स्टोन्स थे। इस वक्त उसकी मजबूती ऑगर की त्वचा जैसी ही है। वह इस उपलब्धि को गर्व से अपने दिल में रखता था। उसके मुताबिक उसकी त्वचा लगभग ऑगर के स्तर तक मजबूत हो चुकी है। लेकिन फिर उसके दिल में सवाल यह उठा कि इस बच्चे के घूंसे उसके बचाव को कैसे भेद रहे थे और उसे नुकसान पहुंचा रहे थे। कांग ने कभी किसी को इतना सख्त और चुनौतीपूर्ण नहीं पाया था, सिवाय उस ऑगर के।
धीरे धीरे दोनों योद्धा एक दूसरे की ताकत को स्वीकार करने लगे। यांगू ने थोड़ी दूरी बनाकर सांस लेने का प्रयास किया और कांग की ओर ताना मारा कि उसके घूंसे बच्चों जैसे कुदकुदाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपमानित महसूस कर रहा था और इस घमंडी लड़के को दोष दे रहा था जो उसे इतनी परेशानी में डाल रहा था। यांगो ने एक बार फिर कांग के जीवन की मांग करते हुए हमले के लिए चार्ज किया। आखिरकार यह टकराव अब एक सीधी टक्कर में बदल गया जहां दोनों के कठोर घूंसे भिड़े, जिसके बाद ड्रैगन टर्टल ने दर्द में कराहना शुरू कर दिया। जैसे ही उनके घूंसे आपस में भिड़े, उसके नाखून और हड्डियां टूटने लगीं। बॉस ने अपनी ताकत और मजबूती नकली स्टेट स्टोन से बढ़ाई थी, जबकि कांग के पास असली ओगर स्किन का कौशल था। यह कौशल तभी सक्रिय होता है जब को उपयोगकर्ता पर प्रहार किया जाता है। यह अच्छा ही था कि यांगू ने बेवकूफ़ी से नंगे हाथों से लड़ाई लड़ी। कांग ने उसे गले से पकड़ लिया और यांगू खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा। जोक जारी रखते हुए कांग ने अपना दूसरा घूंसा उठाया और बॉस को चेतावनी दी कि अगले प्रहार के लिए अपने दांतों को कसकर बंद कर ले, नहीं तो उसकी जीभ कट सकती है। दूसरी तरफ ड्रैगन टर्टल गुट के बाकी सदस्य अपने बॉस को हारते हुए देख रहे थे और उसकी मदद के लिए कूदना चाहते थे, लेकिन एक शख्स उन्हें किसी भी दखलंदाजी से रोक रहा था। जोंग डू और उसके ठग उनके पुराने साथियों का रास्ता रोक रहे थे, ये कहते हुए कि सबको निष्पक्ष लड़ाई का सम्मान करना चाहिए। अगर कोई अभी भी दखल देने पर अड़ा रहा तो जोंगडू को उन्हें सबक सिखाने में कोई ऐतराज नहीं था। जोंगडू ने समझाया कि वह हमेशा सबसे ताकतवर के प्रति वफादार रहा है और अगर उसे गद्दार कहा जाएगा तो वह कांग का पूरा समर्थन करेगा। तभी एक खून से लथपथ मांस के थैले की तरह गुट का बॉस हवा में उड़ता हुआ उनके पास आ गिरा। शुक्र था कि वे समय रहते हट गए और बाकी का काम गुरुत्वाकर्षण ने कर दिया। यांगू ने अपनी बेबसी में लड़खड़ाते हुए मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी कुछ कर पाता उससे पहले कांग का विशाल शरीर आसमान में उड़ चुका था। इस लड़ाई का अंतिम प्रहार करने के लिए कांग का मुट्ठी, जिसमें दुनिया का वजन सा महसूस हो रहा था, ड्रैगन टर्टल के चेहरे से इंच भर दूर रुका। फिर कांग ने निराशा से गहरी सांस ली, क्योंकि उसे लगा था कि उसे आखिरकार कोई दिलचस्प प्रतिद्वंदी मिला है, लेकिन यह निकला एक बेजान सा बॉस जो अपनी जान बचाने के लिए कीड़े की तरह गिड़गिड़ा रहा था। कुछ मिनट बाद कांग और उसके साथियों ने ड्रैगन टर्टल गुट के ठिकाने से हर आपूर्ति और मूल्यवान वस्तु को इकट्ठा करके अपनी थैलियों में भर लिया। उन्होंने बेस कैंप को पूरी तरह से खाली कर दिया था। इस जगह के साथ उनका काम खत्म होते ही कांग ने पहले से ही अगले एडवेंचर की ओर ध्यान लगा लिया। जाने से पहले यांगू ने नम्रता से एक सवाल पूछा। कांग को ये पूछताछ पसंद नहीं आई, लेकिन उसने उसका जवाब देना ठीक समझा। ड्रैगन टर्टल गुट में किसी ने भी कांग का चेहरा पहले नहीं देखा था, तो हर कोई उत्सुक था कि वह किस संगठन से है। ये सवाल कांग के लिए थोड़ा उलझन भरा था, क्योंकि उसका कोई संगठन नहीं था। वह तो बस एक साधारण हाई स्कूल का छात्र है, जिसे सभी हैरान हो गए। फिर अपनी विदाई की तैयारी करते हुए जोंगडू ने कांग के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का प्रयास किया और उसे अपनी टीम में शामिल करने के लिए धन्यवाद दिया। कांग को बहुत कम उम्र में ही यह सिखा दिया गया था कि बारबेरियन का तरीका अनंत लड़ाई से मजबूत बनना है। अब उसे पहली बार अपने साथी मिल गए थे, लेकिन उसे लगा कि उसके कुछ हिस्से अभी भी कमज़ोर हैं। बॉस के खिलाफ उस आखिरी पल में उसने हमला करने में झिझक दिखाई थी। अगर उसके पिता ने कांग को ऐसा करते देखा होता तो वह निराश हो जाते। लड़ाई खत्म होने के बाद भी कांग इस बात से खफा था कि उसने उस चालाक दुश्मन को निर्णायक तरीके से नहीं मारा। कांग ने किम को बुलाया और अपने पुराने दोस्त को वाइस कैप्टन कहा। किम की जिम्मेदारी थी नए सदस्यों का प्रबंधन करना और उन्हें निर्देश देना, लेकिन वह अपने नए कमांडर टाइटल से बहुत खुश हो गया था। बेस कैंप पर सब कुछ सेट हो जाने के बाद कांग को एक और एडवेंचर की तलब हो रही थी, तो उसने खुद ही उनके अगले डेस्टिनेशन का फैसला कर लिया। किम को दूर से एक आकृति हल्की सी दिखाई दे रही थी, लेकिन कांग की तेज प्रवृत्ति उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। कांग को लगा कि अगर वे अपने अगले लक्ष्य से आगे निकल सकते हैं तो वे और भी ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं। किम को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि कांग का नया लक्ष्य था एक अंधेरा और भयानक विशाल पिरामिड सैंक्चुअरी। अगले दिन कांग ने सभी को अच्छा काम करने के लिए सराहा और उन्हें टेंट्स बनाए रखने का निर्देश दिया।
उसने बताया कि वह आज नदी के पार जाने की योजना बना रहा है। उनमें से एक मिनियन ने पूछा कि क्या उसका बॉस पहले से ही नए महाद्वीप को अपने अधीन करने की योजना बना रहा है। हालांकि इससे पहले किसी ने यह प्रयास नहीं किया था। उसने जोड़ते हुए पूछा कि बॉस कब लौटने का इरादा रखता है। कांग ने बताया कि उसने अभी तक वापसी के बारे में नहीं सोचा है और वह तभी लौटने का सोच रहा है जब उन्हें वापस पृथ्वी पर टेलीपोर्ट करना हो। उसका मिनियन उसे बताता है कि सबसे तेज पोर्टल 4 दिनों में खुलने वाला है। उसने बताया कि आज एक पोर्टल खुला है और हर 5 दिन में एक पोर्टल खुलता है। पृथ्वी पर एक दिन इस दुनिया में 5 दिनों के बराबर होता है। किम को यह जानकर राहत मिली कि यह एक चक्र की तरह काम करता है। वह पहले से ही थका हुआ था और खुद को इस बर्बरिक दुनिया में हमेशा रहने की कल्पना भी नहीं करना चाहता था। कांग फैसला करता है कि वे 3 दिनों के बाद लौटेंगे और वह सोचता है कि अगली बार वापस आने पर अपने दादाजी को भी साथ ले आना चाहिए, क्योंकि उन्हें उस अपोकलिप्स दुनिया में अकेला छोड़ना खतरनाक है। उसे उस मिनियन द्वारा दी गई जानकारी बेहद उपयोगी लगती है, तो वह उसे अपना नाम बताने का आदेश देता है। वो घबराते हुए खुद का परिचय जोंगटू के रूप में देता है, लेकिन कांग उसकी बातों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देता है और उसे नंबर 1 बुलाना शुरू कर देता है। जोंगटू उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे फिर अनदेखा कर दिया जाता है। कांग ने 5 भाई बहनों को संबोधित करने के लिए संख्याओं का उपयोग करना शुरू कर दिया है। सभी इस पर चिढ़ जाते हैं, लेकिन उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। एक लड़की यह बताने की कोशिश करती है कि उसका नाम भी है, लेकिन कांग गुस्से से भरी नजरों से जवाब देता है और पूछता है कि क्या वह उसकी राय से असहमत है। वह तुरंत अपने कदम पीछे खींच लेती है और उसे आश्वासन देती है कि कुछ नहीं है। फिर सभी भाई बहन अपने बॉस को सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं देते हैं। कांग मुस्कुराता है और गर्व से अपने दोस्त को बताता है कि वह इस तरह इसलिए बर्ताव कर रहा था क्योंकि उसे नाम याद रखने में दिक्कत होती है। किम मुस्कुराता है और कहता है कि उसे पहले से ही यह बात पता थी। जैसे ही वे अपनी यात्रा शुरू करते हैं, किम अपने दोस्त द्वारा बनाए गए नाव को देखकर हैरान हो जाता है। दिखाता है कि कांग ने शिल्पकारी में अनुभव प्राप्त कर लिया है। हालांकि अनुभव बढ़ गया है, लेकिन वह नाव की कम गति से निराश हो जाता है और झुंझला उठता है। वह जल्दी से नाव पर एक रस्सी बांधता है और उसे अपने मसल से भरे शरीर से जोड़ देता है। किम घबराकर उसे बैठने और धैर्य रखने के लिए कहता है, लेकिन कांग उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहता है कि वह अब और रुक नहीं सकता। वह बिना झिझक नदी में सर के बल कूद जाता है, जो मगरमच्छों से भरी हुई है, जबकि किम उसके इस व्यवहार से नाराज़ हो जाता है और उसे थोड़ा संयम रखने की गुजारिश करता है। कांग पूरी ताकत से तैरना शुरू कर देता है, मगरमच्छों को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए। नाव की गति तेज़ हो जाती है, जिसे देखकर किम हैरान हो जाता है। वह अपने दोस्त की अनुकूलता से प्रभावित होता है और स्वीकार करता है कि उसकी तुलना में वह कुछ भी नहीं है। फिर किम को याद आता है कि उसके दोस्त ने उसे पूरे यूनिट का कमांडर बना दिया है, जिसे वह बेहतर प्रदर्शन करने का संकल्प लेता है, सिर्फ भागने की बजाय। दोनों विशाल दीवार के पास पहुंचते हैं, जिसे पिरामिड सैंक्चुअरी कहा जाता है। सिस्टम दिखाता है कि किसी प्रकार की सक्रियता के लिए उन्हें 2000 कॉइन की आवश्यकता है। किम सिस्टम के नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ता है और उसे लगता है कि वह ऐसी चीज पहली बार देख रहा है। दूसरी तरफ कांग को 2000 कॉइन इकट्ठा करने का विचार बहुत रोमांचित कर देता है और वह तय करता है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उसका दोस्त उसे रोकता है और सुझाव देता है कि उन्हें अलग जाकर तलाश करनी चाहिए और कॉइन इकट्ठा करने चाहिए। हमारा नायक यह सुनकर थोड़ा हैरान होता है। किम उसे समझाता है कि जब से ये सब शुरू हुआ है, उसने टीम में कोई योगदान नहीं दिया है और अब तक वह सिर्फ कांग पर ही निर्भर रहा है। इसलिए इस बार वह अकेले ही काम करना चाहता है, बिना किसी की मदद के। कांग इस बात से सहमत हो जाता है और वे अलग अलग जाकर खोजबीन शुरू करते हैं। सूरज लगभग ढलने के बाद कांग ऑस्ट्रिच डायनासोर से लड़ते हुए और कॉइन ढूंढते हुए दिखाई देता है। उसे मॉन्स्टर से लड़ना पसंद आने लगता है, लेकिन अचानक एक डायनासोर उसके पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, जिसे गुस्से में आकर वह उस मॉन्स्टर को तुरंत अपनी कठोर ताकत से मार देता है। सभी बीस्ट्स को खत्म करने के बाद कांग अंततः रुकने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने पर्याप्त कॉइन इकट्ठा कर लिए हैं। अचानक एक ऑस्ट्रिच डायनासोर का शरीर चमकने लगता है और उससे एक बड़ा बैंगनी गोला बाहर आता है। कांग देखता है कि क्या हो रहा है और उस बैंगनी बीड को पकड़ लेता है।
सिस्टम दिखाता है कि यह एक स्किल स्टोन है जिसे थ्रो कहा जाता है। वह जानकारी पढ़ता है और समझता है कि यह उसे किसी चीज़ को अधिक ताकत या गति के साथ फेंकने की अनुमति देता है। उसे नई स्किल प्राप्त करके खुशी होती है और अचानक उसे अपने दोस्त किम की याद आती है और वह आशा करता है कि वह ठीक हो। सूरज आखिरकार अस्त हो जाता है। जंगल के कई अंदर किम एक डायनासोर को देखता है और उसकी ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है, जिसमें वह कामयाब भी हो जाता है और एक ऑस्ट्रिच डायनासोर उसके पीछे से पीछा करने लगता है। फिर वह तेजी से दौड़कर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है, यह उम्मीद करते हुए कि उसका जाल मॉन्स्टर के खिलाफ काम करेगा। जैसे ही ड्रैगन पास आता है वह जल्दी से रस्सियों को खींचकर उसे फंसा देता है। मॉन्स्टर चिल्लाने लगता है, लेकिन किम उसे भागने का समय नहीं देता और तेजी से एक डैगर का उपयोग करके उसे खत्म कर देता है। ड्रैगन का सिर खून से लथपथ हो जाता है और वह आखिरकार मर जाता है। किम राहत महसूस करता है, लेकिन यह समझता है कि मॉन्स्टर का शिकार करना उसके लिए बेहद कठिन है। वह स्वीकार करता है कि अगर उसका दोस्त इस स्थिति में होता तो वह बिना किसी समय के कई मॉन्स्टर्स को नष्ट कर देता। किम खुश महसूस करता है कि उसने मगरमच्छ की हड्डियों से एक डैगर तराशा था। फिर वह दृढ़ संकल्प के साथ उठता है और सकारात्मक महसूस करता है कि वह अपने दोस्त की सहायता के बिना भी शिकार कर सकता है और वह मानता है कि वह क्राफ्टिंग स्किल का उपयोग करके अधिक शिकार कर सकता है। अचानक पीछे से एक ऑर्क लंबरजैक प्रकट होता है और अपने बड़े क्लब से किम पर हमला करता है। हमला आने का अंदाजा नहीं होने के बावजूद किम मुश्किल से समय पर डॉज कर पाता है। वह इसे पागलपन कहता है और मानता है कि ऑर्क मॉन्स्टर निश्चित रूप से उसके दोस्त कांग जितना मजबूत है। ऑर्क उसे प्रतिक्रिया देने का कोई समय नहीं देता और आगे बढ़कर उसे थकाने की कोशिश करता है। किम महसूस करता है कि वह मरने वाला है, लेकिन तभी अचानक एक स्टोन उड़कर आता है और उसके चेहरे पर लग जाता है, जिससे वह विशाल मॉन्स्टर एक ही हमले में गिर जाता है, जिसे देख किम चकित हो जाता है। वह सोचता है कि किसने यह स्टोन फेंका। तभी कांग प्रकट होता है और अपने सबसे अच्छे दोस्त से कहता है कि चिंता न करे। कांग ने नई स्किल थ्रो का उपयोग करके इस ऑर्क को एक ही हिट में नष्ट कर दिया था। फिर कांग राहत महसूस करता है कि वह आखिरकार अपने दोस्त को ढूंढ पाया और व्यक्त करता है कि वह कितना चिंतित था। फिर वे जंगल में कैंप लगाते हैं और जैसे ही वे ऑस्ट्रिच डायनासोर के मांस को पकाते हैं, कांग साझा करता है कि यह उसके लिए अकेले मॉन्स्टर्स का सामना करने का पहला मौका था और वह मानता है कि वह अभी भी उनसे लड़ने में सक्षम नहीं है। लेकिन उसका दोस्त उसे उत्साहित करता है और प्रेरित करता है कि अगर वह प्रशिक्षण जारी रखेगा तो वह निश्चित रूप से मजबूत हो सकता है। ऐसी बातें सुनकर किम सवाल उठाता है कि क्या वह उसी कांग से बात कर रहा है जिसे वह जानता है। कांग किम के प्रगति की प्रशंसा करता है जो अब तक इस नई दुनिया में आया है और साझा करता है कि वह एक बारबेरियन है, इसलिए वह सामान्य मानव से अलग होना चाहिए। किम शब्द बारबेरियन सुनकर चौंक जाता है और कांग से और विस्तार से बताने को कहता है। वह हैरान होता है कि किम पहले से ही नहीं जानता था और दोबारा कहता है कि वह एक बारबेरियन है। इसे सुनकर किम हैरान हो जाता है और सवाल करता है कि क्या प्रोटैगनिस्ट एक सैवेज नेशन से है। वह याद करता है कि उसका दोस्त हमेशा ऐसे काम करता था जो मानव के रूप में समझ नहीं आता था। कांग पूछता है कि क्या किम को यह नहीं पता था कि वह एक बारबेरियन है। चार आंखों वाला किम यह समझ नहीं पाता कि उसे यह कैसे पता होता। कांग उससे सहमत होता है और स्वीकार करता है कि अगर वह खुद इसके बारे में नहीं बताएगा तो जानने का कोई तरीका नहीं है, जिस पर किम अपनी हैरानी व्यक्त करता है और कांग उसे उसकी प्रगति पर गर्व करने का भरोसा देता है, यह कहते हुए कि उसे अपने आप की तुलना एक बारबेरियन से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह स्पष्ट करता है कि वे दोनों पूरी तरह अलग लोग हैं। अगले दिन वे दोनों पिरामिड सैंक्चुअरी पर पहुंचते हैं और इसे सक्रिय करने के लिए उत्साहित होते हैं। 2000 कॉइन्स का उपयोग करने के बाद सिस्टम दिखाता है कि पिरामिड सैंक्चुअरी सक्रिय हो चुका है। दोनों को इसके लिए इनाम मिलता है और उनका इन्वेंट्री अपडेट हो जाता है। किम अपडेटेड इन्वेंट्री देखकर मुस्कुराने लगता है और सोचता है कि क्या यह किसी सब स्पेस जैसा है। कांग का मानना है कि मुआवजा इकट्ठे किए गए कॉइन्स की संख्या के अनुसार अलग अलग होता है। दोनों को सैंक्चुअरी का आशीर्वाद मिलता है और अगले 24 घंटों के लिए उनकी रिकवरी रेट दोगुनी हो जाती है। फिर किम हल्का महसूस करता है और उसे एहसास होता है कि उसकी थकान धीरे धीरे कम हो रही है। वह उत्साहित हो जाता है और सोचता है कि वह इन विशेषताओं के साथ अपनी ताकत को और बढ़ा सकता है। वह अकेले ही काम करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लेता है और मानता है कि यह समय है कि वह और ताकत अर्जित करे।
अचानक कांग को उनके पीछे ऑर्क राक्षसों की एक फौज दिखाई देती है। किम घबरा जाता है और सुरक्षा के लिए अपने दोस्त से चिपक जाता है, लेकिन कांग उसे पीछे धकेल देता है और कहता है कि अब उसे अपने नए आशीर्वाद को देखते हुए खुद की रक्षा करनी चाहिए। किम उसके शब्दों से हैरान होता है। कांग उसे निडर रहने का भरोसा दिलाता है, यह कहते हुए कि उसके साथ एक बारबेरियन है। वह तय करता है कि वह सभी ऑर्क्स का अकेले ही सामना करेगा और सुझाव देता है कि किम पहले वाले ऑर्क का सामना करे जिसे उन्होंने हराया था। कांग एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करता और राक्षसों के समूह पर हमला करने के लिए कूद पड़ता है। किम उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वह चाहता है कि वे दोनों मिलकर लड़ें। एक ऑर्क उस पर भाले से हमला करता है, लेकिन कांग उसे आसानी से चकमा दे देता है और कहता है कि यह उचित लड़ाई नहीं है अगर वे एक निहत्थे आदमी को हराने के लिए हथियार का उपयोग कर रहे हैं। वह पहले भाला पकड़े हुए ऑर्क को पकड़कर जमीन पर पटक देता है और भाला उठा लेता है ताकि लड़ाई निष्पक्ष हो सके। तभी एक ऑर्क पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश करता है और अपनी विशाल गदा से वार करता है। कांग को एहसास होता है कि वह इस हमले से बच नहीं सकेगा और उसे झुंझलाहट होती है। किम अपने दोस्त को बचाने के लिए कूद पड़ता है और स्पष्ट करता है कि पहले वाला ऑर्क उसका प्रतिद्वंद्वी है। राक्षस क्रोधित हो जाता है, लेकिन 4 आंखों वाला किम साहसपूर्वक उस ऑर्क को चुनौती देता है। ऑर्क अपनी गदा से किम के पेट पर प्रहार करता है। किम खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ऑर्क लगातार उस पर हमला करता रहता है, जिसे उसका पूरा शरीर दर्द से कराह उठता है। अब किम को लगता है कि वह अपनी जान गंवाने वाला है, लेकिन अचानक उसका शरीर चमकने लगता है और सिस्टम दिखाता है कि सैंक्चुअरी के आशीर्वाद की वजह से उसकी रिकवरी रेट दोगुनी हो गई है। किम इस आशीर्वाद को अपने पक्ष में पाकर राहत महसूस करता है और मानता है कि वह राक्षस का सामना एक बार और कर सकता है। ऑर्क उस पर हमला करता है, लेकिन इस बार किम उसे चकमा देने में सफल होता है। वह दृढ़ संकल्पित हो जाता है कि वह हार नहीं मानेगा, भले ही राक्षस डरावने क्यों न हो। वह अपने बारबेरियन दोस्त की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का फैसला करता है और राक्षस के सामने डटकर खड़ा हो जाता है। लेकिन अचानक ऑर्क उसके चेहरे पर जोरदार घूंसा मारता है, जिससे किम हवा में उड़ता है और एक पेड़ से जा टकराता है। जैसे ही वह उठने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि उसे केवल सैंक्चुअरी के आशीर्वाद पर निर्भर रहने के बजाय अधिक सावधान रहना चाहिए था। कई बार मार खाने के बाद किम आत्मविश्वास से भर जाता है कि अब वह ऑर्क के हमले के पैटर्न को समझ सकता है। वह ऑर्क की ओर बढ़ता है और अंदाजा लगाता है कि राक्षस उस पर ऊपर से वार करने वाला है। राक्षस बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा उसने सोचा था। फिर किम गदा के वार से बचकर राक्षस के करीब आ जाता है और ऑर्क के सिर का निशाना साधता है और उस पर अपने मगरमच्छ की हड्डी से बने खंजर से हमला करता है, जिसमें वह सफलतापूर्वक हमला करने में सक्षम होता है और ऑर्क आखिरकार जमीन पर गिरकर मर जाता है। किम अपनी जीत का जश्न मनाने लगता है। उसकी शानदार लड़ाई देखकर कांग 4 आंखों वाले किम की प्रशंसा करता है और कहता है कि वह मजबूत हो गया है। जवाब में किम कहता है कि वह धीरे धीरे राक्षसों से लड़ने की आदत डाल रहा है। वह कांग की शानदार उपलब्धियों को भी सराहता है, जो उसने अकेले ही सभी भाले वाले ऑर्क को जैसे आसानी से हराया। तभी कांग को एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखता है, जिसमें बताया गया है कि उसे एक नया कौशल मिला है, जिसे स्पीयर मास्टरी कहा गया है, क्योंकि उसे पहले से ही भाले की तकनीकों की गहरी समझ है। कांग मुस्कुराता है और सोचता है कि उसने यह नया कौशल इसलिए अनलॉक किया है क्योंकि वह चुराए हुए भाले से लड़ रहा था। वह यह खुशखबरी अपने दोस्त के साथ साझा करता है और कहता है कि यह उसी तरह है जैसे उसने क्राफ्टिंग के बारे में सीखा था। उसने यह समझ लिया है कि वह नए हथियारों का उपयोग करके नए कौशल प्राप्त किए जा सकते हैं। कांग और अधिक सीखने के लिए उत्साहित हो जाता है और अपने दोस्त से पूछता है कि क्या वह पूरी तरह से ठीक हो गया है। किम उसके उत्साह को देखकर सोचता है कि शायद वह और राक्षसों से लड़ने की योजना बना रहा है। कांग उन पैरों के निशानों की ओर इशारा करता है जो ऑर्क ने पहले बनाए थे और कहता है कि अगर वे उन निशानों का पीछा करते हैं तो उन्हें ऑर्क का ठिकाना मिल सकता है। वह स्पीयर्स के अलावा और हथियार इकट्ठा करने की योजना बना रहा है। कुछ समय बाद वे आखिरकार ऑर्क लंबरजैक विलेज पहुंचते हैं। उनके पास ही 2 आदमी झाड़ियों में छुपकर ऑर्क्स को ऊपर से देख रहे होते हैं। उन्हें ऑर्क्स काफ़ी आदिम और ख़तरनाक लगते हैं और उन्हें याद आता है कि ऑर्क्स ही कारण है कि उनकी सेना अब तक इस महाद्वीप पर कब्जा नहीं कर पाई है।
वे मानते हैं कि वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ऑक्स के बेस की खोज की है और सोचते हैं कि उन्हें इसके लिए इनाम मिलना चाहिए। वे सब कुछ रिपोर्ट करने के लिए अपने बॉस के पास लौटने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही वे जाने वाले होते हैं कोई उनके कंधे पर हाथ रखता है जिससे दोनों डर जाते हैं। कांग खुद को प्रकट करता है और उन्हें चुप रहने का आदेश देता है। आदमी अपने बॉस को पहचानते हैं और हैरान होते हैं कि वह इतना अलग क्यों दिख रहा है। वे बताते हैं कि वे दुश्मन के क्षेत्र में गुप्त रूप से गश्त कर रहे हैं, इसलिए वे खुद को जितना हो सके परिवेश में घुलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से एक का मानना है कि अगर राक्षसों ने उन्हें देख लिया तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। वह कांग को सलाह देता है कि वह दुश्मन के क्षेत्र से वापस लौट जाए, क्योंकि इतने सारे राक्षसों का एक साथ सामना करना उसके लिए भी मुश्किल होगा, खासकर जब वहाँ ऑर्क चीफ मौजूद है। वे ऑर्क प्रमुख की ओर इशारा करते हैं और मानते हैं कि ऐसे शक्तिशाली राक्षस से निपटने के लिए पूरी कंपनी जितनी बड़ी सेना की आवश्यकता होगी। कांग उनकी बात समझ जाता है, लेकिन जैसे ही वह चीफ के हाथ में एक्स देखता है वह उसे हासिल करने के लिए उत्साहित हो जाता है। फिर वह बिना किसी झिझक के अपने दुश्मन के क्षेत्र में कूद जाता है और उसके साथ किम भी होता है, बावजूद इसके कि उसके साथी उसे बार बार चेतावनी देते हैं। कुछ ही मिनटों में कांग सभी ऑर्क राक्षसों को पराजित कर देता है और जैसे ही वह ऑर्क चीफ के सामने आता है वह अपनी शर्ट उतार देता है और किम को आराम करने की सलाह देता है, ये कहते हुए कि वह बॉस राक्षस को अकेले ही संभालना चाहता है। कांग उन शब्दों को बड़बड़ाना शुरू कर देता है जो उसने ऑर्क राक्षसों से सुने थे। किम सोचता है कि क्या उसने ऑर्क भाषा को लड़ाई के दौरान सीख ली। कांग मानता है कि वह यह सब बना रहा है और याद करता है कि राक्षसों ने यह शब्द बार बार दोहराए हैं। चीफ गुस्से में चीखता है और आखिरकार अपने एक्स के साथ कांग पर हमला करता है, लेकिन कांग उसे आसानी से चकमा दे देता है और एक किक भी मारता है। कांग को एहसास होता है कि उसकी किक चीफ की मोटी त्वचा के खिलाफ कोई असर नहीं कर रही है। एक और एक्स के हमले को अपनी ओर आते देख वह मानता है कि उसकी ओर त्वचा भी उसे बचा नहीं पाएगी अगर एक्स सीधे उस पर आ जाए। ऐसी स्थिति में कांग यह तय करता है कि वह बस ऑर्क से एक्स छीन लेगा। वह उसके हाथ को पकड़कर जोर से एक्स खींच लेता है और डर के मारे चीखने लगता है। कांग उसे नए हथियार के लिए धन्यवाद देता है और नए एक्स का इस्तेमाल करके उसकी पूरी ताकत से उसके सिर पर वार करता है। ऑर्क मर जाता है और सिस्टम यह दिखाता है कि उसकी एक्स चलाने की तकनीक में सुधार हुआ है। उसे एक्स प्रोफिशिएंसी नामक एक कौशल भी प्राप्त हुआ है। उसके साथी उसे अकेले चीफ को हराते देख हैरान रह जाते हैं और उसे पागल कहते हैं। दूसरी तरफ किम राहत महसूस करता है और उनकी जीत का जश्न मनाने लगता है। एक साथी मानता है कि उसका बॉस एक अद्भुत व्यक्ति है और सोचता है कि वह राक्षस जैसा ही है। वह चिंतित हो जाता है और मानता है कि ऐसे राक्षस को आज़ाद नहीं छोड़ना चाहिए। कांग चीफ ऑर्क के खिलाफ जीत हासिल करने के बाद गर्व से खड़ा होता है। सिस्टम दिखाता है कि उसे एक नया आइटम मिला है जिसे ऑर्क चीफ की ग्रेट एक्स कहा जाता है।